हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, मैंने कल आपसे गांधी टॉपिक शुरू किया था। मैंने गांधी के दो पार्ट में से एक पार्ट मैंने कल कराया। मैंने कल आपको ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का जो प्रतिरोध गांधी जी कर रहे थे, क्या उससे पहले ऐसा कोई प्रतिरोध, क्या उनका विरोध नहीं हुआ था, उन सबको मैंने कल चर्चा किया कि कैसे उदारवादियों ने उनके आर्थिक दोहन की नीतियों को उजागर किया, दुनिया के सामने लाया। उग्रवादियों ने वही देखा, मार्क्सवादियों ने भी वही देखा। उसके बाद उन लोगों की क्या पॉलिसी थी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लिए। जैसे उदारवादियों ने पश्चिमी सभ्यता को सही माना और कहा कि भारतीयों को उसकी सभ्यता से सीखनी चाहिए कुछ, उसी तरह से उग्रवादी भी उसके आर्थिक दोहन को देखा, उजागर किया, साथ ही उसके तकनीक को एक्सेप्ट किया, कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण को एक्सेप्ट किया। मार्क्सवादी भी अगर देखा जाए तो वो भी आर्थिक दोहन को तो मानता ही है, साथ ही उसने जो मशीनीकरण यानी जो औद्योगिकरण की नीति थी उसको भी वो कहीं ना कहीं माना है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं गांधी जी। गांधी जी में इन तीनों का एक कॉमन स्वरूप गांधी जी में भी था कि उन्होंने इसी आर्थिक दोहन को माना है कि अंग्रेज हमारा आर्थिक दोहन कर रहे हैं, यानी ब्रिटिश साम्राज्यवादी। लेकिन उसकी सभ्यता, उसकी उत्पादन की नीति, उत्पादन के तरीके, उसकी तकनीक, उसकी विचारधारा का गांधी जी ने बिल्कुल खंडन कर दिया और प्रतिरोध बहुत जम के किया है। इन सब बातों को मैंने बताया। तो गांधी जी जब आते हैं तो गांधी जी उसके आर्थिक दोहन, जो साम्राज्यवादी, कोई भी साम्राज्यवादी हो या उपनिवेशवादी हो, मैंने कल आपको बता दिया कि साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी दोनों का एक ही है और दोनों की एक ही नीति होती है कि अपने उपनिवेश का, जहां पे वो शासन कर रहा है, कॉलोनी बसाया है, उसका आर्थिक दोहन करे। लेकिन गांधी जी ने इन सब का खंडन किया। अंग्रेज किस तरह से आर्थिक दोहन करने के लिए अपना राजनीतिक डोमेन यहां स्थापित करता है, अपने लिए एक बाजार बनाता है, उस बाजार को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए किस तरह से हमारे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चरित्र को बदला, उन सब का गांधी जी ने खंडन किया। कल मैंने आपको बता दिया किस तरह से गांधी जी ने मशीनीकरण का, आधुनिकीकरण का, उसके सभ्यता और धर्म में सुधार करने का जो नाटक था, उसके उत्पादन उपभोग का जो तरीका था, जो चाह रहा था, उस सब बातों का गांधी जी ने खंडन किया। और वह सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, स्वराज, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये सब नई नई अवधारणाएं, सिद्धांत गांधी जी लेके आते हैं। सब चीज़ को मैंने आपको बता दिया। साथ ही मैंने आपको साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको बताया। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते थे गांधी जी, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। रामराज, सत्य और अहिंसा। अब आगे चलते हैं आज के क्लास में। गांधी जी का कुछ बैकग्राउंड, उनकी कहानी, उनके पारिवारिक परिवेश से लेकर के कुछ ऐसी कहानी उनके जीवन का हमें जानना जरूरी होता है। इसको जानने से हमारे सोचने का दायरा बढ़ जाता है, चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं हम आपस में। तो खैर उसको हम देखेंगे, लेकिन हम चलते हैं आपके पहले स्लाइड पे। पहले स्लाइड पे हमने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से गांधी जब भारतीय राजनीति में आते हैं तो पूरे मास मूवमेंट का नज़रिया बदल देते हैं, प्रतिरोध का एक नया तरीका अपनाते हैं। यहाँ के जो उदारवादी, बाकी मार्क्सवादी है, उग्रवादी जो प्रतिरोध कर रहे थे, उस पर प्रश्न चिन्ह कैसे गांधी जी ने लगाया, उन सब का प्रतिरोध किया गांधी ने। कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, साम्राज्यवादी यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, हमें स्वतंत्रता इन तरीकों से तो नहीं मिल सकती। वैसे ही जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि इतने तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, उस तरीके, वही थ्योरी पे गांधी जी ने कहा कि आपने जो तरीका अपनाया है, मॉडर्निस्ट ने, राष्ट्रवादी ने, उग्रवादी, मार्क्सवादियों ने जिस तरह से प्रतिरोध का तरीका अपनाया है, स्वतंत्रता मांगने का
स्वतंत्र होने का जो तरीका अपना रहे हैं उससे आपको स्वतंत्रता तो नहीं मिलने वाली है। गांधी जी जब राजनीतिक में आते हैं और नेतृत्व संभालते हैं तो देखो आप कि दुनिया का इतना बड़ा मास मूवमेंट, इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़ा हो, जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या हो, और दूसरी तरफ वो साम्राज्यवाद जो दो दो विश्व युद्ध लड़ चुका हो। जब गांधी जी भारत में आया तब तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो विजयी हुआ था। उसके पास वैसे वीपन्स थे, उस वीपन्स के सामने एक निहत्था अर्धनग्न के पास कौन सी ऐसी करिश्माई तत्व था, कौन सा ऐसा दैविक चरित्र था जिसने इतने बड़े साम्राज्य के सामने सीना तान के खड़ा हो। क्या वो लाठी और डंडों से? नहीं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने हम पे वैचारिक दबाव बना रखा था, वैचारिक गुलाम बना रखा था, उन्हीं विचारों से लड़ने के लिए गांधी जी ने वैचारिक हथियार अपनाया। उस विचार का, उस सिद्धांत का, वो विचार, वो सिद्धांत ऐसा विपन साबित हुआ कि दो वर्ल्ड वॉर जीत चुका ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पास कोई जवाब नहीं। ये सब सारी चीजें मैं बता चुका हूं। गांधी जी के अंदर जो दैविक चरित्र था, जिस तरह से वो मास मूवमेंट को लीड कर रहे थे, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे, गांधी जी को 1948 में हत्या हुई। क्या इससे पहले गांधी जी पे ऐसा वार नहीं हुआ? गांधी के इस दैविक चरित्र को पश्चिमी साम्राज्यवाद भली भांति समझ चुका था। तो आप देखेंगे कि 1917 में जब वहां चंपारण जाते हैं तो गांधी जी को वहां भी मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सौभाग्यवश जहां पे वो ठहरे थे, उनकी खिदमत के लिए, उनकी सेवा के लिए एक व्यक्ति थे बत्तख मियाँ, उन्होंने उनकी जान बचाई थी। खैर उस कहानी में हम नहीं जाना चाहते। वहाँ से लेकर के प्रयास होता रहा है गांधी को मारने का, उस संस्कृति, उस विचार, सभ्यता को मिटाने की पूरी कोशिश होती रही है। वो पहला 48 में गोडसे या उनके साथियों द्वारा ऐसा किया कि वो पहला नहीं था। ऐसा गांधी के साथ ऐसा क्यों होता था? उसके पीछे उसका दैविक चरित्र, उसके अंदर वो करिश्माई तत्व था जो उनके जान का दुश्मन भी बना शायद। उस पर खैर डिस्कशन करेंगे जब हम ऑप्शनल हिस्ट्री को लेके चलेंगे। तो अब इसमें जो दैविक चरित्र था गांधी का, ऐसा आभा मंडल, ऐसा व्यक्तित्व उभर चुका था हिंदुस्तान में कि उनकी प्रतिक्रिया करने वाले भी, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों पर भी उंगली उठाने वाले, उनका खंडन करने वाले लोग खड़े हो गए। क्या जो तरीका अपनाया वो तरीका गांधी के लिए उचित था? क्या उन आधार पे गांधी का खंडन किया जा सकता था? गांधी के धर्मनिरपेक्षता पे, पर्यावरण पे, महिला पे, उत्पादन उपभोग पे जो खंडन किया गया, उन सब का आधार वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से उनको आधार बना के गांधी को खंडन करने की कोशिश की गई। यही उनका विरोधी, उनके प्रतिक्रियावादी की विफलता वहीं सिद्ध हो जाती है। खैर इसको हम आगे देखते हैं, आपको सब बताएंगे। गांधी इतने बड़े मास मूवमेंट का, जो दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट था, उसको वो लीड कर रहे थे। ऐसा कौन सा करिश्मा था, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व था, ऐसा कौन सा महातत्व था, महात्वीय गुण था, ऐसा कौन सी करिश्मा आ गई थी गांधी में, ऐसा कौन सा विचार दर्शन था जो इतने बड़े साम्राज्यवाद के पास भी उस हथियार का जवाब नहीं था, जिसके पास तकनीक से लैस, जो वर्ल्ड वॉर लड़ चुका हो, उसके अधिकारी चर्चिल जैसे व्यक्ति यहाँ पे गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहा हो, उसके पास भी वो हथियार, गांधी के उस विपन्स का जवाब नहीं था। अब एक एक करके हम
उन सिद्धांतों विचारों का यानी उन विपन्स का हम चर्चा करते हैं और हम देखते हैं कि गांधी के उन विपन्स का कितना जवाब था और गांधी उसमें कितना सफल हुए। नेक्स्ट, चलिए, तो गांधी को करिश्माई बनाने में करिश्माई तत्व या करिश्माईवादी जो नेचर था गांधी का, वो क्या था जो उनको करिश्माई लीडर बना दिया। तो मैंने आपको जो अभी बताया उसी को मैं यहाँ एक बार रीडिंग मार देता हूँ, आप देख लीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया। एक्चुअली मैं जो बोलता हूँ ना, उस हर चीज़ को मैं लिख देता हूँ सेम उसी अंदाज में, ठीक है ना। इसलिए मेरे बोलने में और लिखने में दोनों में समानता है। मैं ये नहीं कि बोला कुछ और समझाया कुछ और लिखता कुछ और हूँ। मैं जो समझाऊंगा जो बोलूँगा उसी अंदाज में उसी लैंग्वेज में बहुत सरल भाषा में मैं आपको यहाँ पे सामने PDF देता हूँ। तो मैंने अभी समझाया कि गांधी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाल रहे थे, जो दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन का नेतृत्व संभाल रहे थे। तो उनके अंदर ऐसा कौन सा करिश्मा था जो उनको इतना, कौन सा ऐसा तत्व था जो उनको करिश्माईवादी बना दिया है, इतना उनका दैविक चरित्र बना दिया। कोई न कोई ऐसा तत्व तो रहा होगा। तो गांधी के अंदर, आप यहां देखिए, गांधी के अंदर बुद्धा वाला तत्व था। गांधी के अंदर बुद्धा और महावीर, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है इस पैराग्राफ में, आप देख सकते हैं कि गांधी के अंदर बुद्धा और महावीर वाला तत्व विद्वान था जो गांधी को इतना महान बनाता है। यहाँ देखिए, बुद्धा और महावीर, ठीक है, ये तत्व था जो गांधी को महान बनाता है। आगे है कि वो अब उन तत्वों, उन सिद्धांतों की बात करते हैं जो गांधी को करिश्माई लीडर, दैविक चरित्र, उनको सेल्टिंग का, मतलब उनको दैविक चरित्र का जो उनका ये बना, उसमें वो कौन से करिश्माई तत्व थे। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला यहाँ पे अगर आप देखें तो गांधी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यही सिद्धांत गांधी को एक करिश्माई लीडर के रूप में उभारता है। पहला उसमें यह है कि आप देख लीजिए, पहला है आपका अहिंसा। पहला क्या है? अहिंसा, जिसमें हिंसा न हो। और ये भारतीय परंपरा में तो पहले से विद्वान थी, चली आ रही थी। आपने महात्मा बुद्ध और महावीर को देखेंगे तो वो इसी सिद्धांत में तो अपनी पूरी जीवनी और पूरा दर्शन दिए हैं कि सत्य और अहिंसा अपनाना है। बौद्धिज्म और जैनिज्म में तो अहिंसा का कोई जगह ही नहीं था, यानी कि वो हमारे परंपरा में तो पहले से था। और आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि गांधी के परिवार में सभी समुदाय के लोग आके बैठते थे गुजरात में, जहाँ उनके पोरबंदर में जहाँ उनकी फैमिली रहती थी। उसमें बौद्ध, जैनिज्म, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू समाज के लोग, हर कोई आके बैठता था। तो वो सारे अच्छे तत्व तो गांधी के जीवन में उतर ही चुका था। और बुद्धिज्म और जैनिज्म से तो सत्य और अहिंसा वहाँ से सीखा ही था। तो गांधी जी ने अपने आंदोलन में सत्य और अहिंसा की सबसे पहले वो एक सिद्धांत को अपनाते हैं, उन्हीं विचारों पे चलते हैं। और सत्य और अहिंसा में वो 2-3-4, देखिए हम तो यहाँ सिविल सर्विसेज के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें अपने आंसर में लिखना क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे सत्य और अहिंसा की बात पूछे, गांधी जी के करिश्माई लीडरशिप, उनके रहस्य के बारे में अगर आपसे पूछे, बीपीएससी में पिछले बार पूछा था ना उनके रहस्य के बारे में, तो वो रहस्य यही तो, करिश्मा ही तो उनका रहस्य है, ये दैविक चरित्र ही तो उनका रहस्य है। तो उसको सबसे पहले हम अहिंसा वाली अवधारणा लिख देते। तो अहिंसा में भी अब हम क्या क्या किन किन बातों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि हम इस जन आंदोलन में गांधी जी ने जन आंदोलन, ये जो जन भागीदारी हुई, इसमें अहिंसा के अनुकूल थी। क्यों अनुकूल थी? क्योंकि अगर आप हिंसा करोगे, एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट चल रहा है, लाखों की संख्या में मूवमेंट लोग कर रहे हैं, अब उसमें आप सोचो कोई हिंसक घटनाएं घट जाए। आप अंग्रेज तो यही चाहते थे ना कि आप थोड़ा सा हिंसक हो जाए, कि मैं कानूनी, यानी अंग्रेज कानून का सहारा लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेके आपके इस आंदोलन को दमनात्मक तरीके से दबा दे। और ऐसे आंदोलनों में अगर अंग्रेजों की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से फायरिंग होती तो लाखों की भीड़ में सैकड़ों तो मरते ही मरते, उसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि परिवार के मुखिया, परिवार के सदस्य अपने महिलाओं को, अपने
पत्नियों को इस आंदोलन में, अपनी बेटी बहुओं को इस आंदोलन में भेजते? कतई नहीं भेजते। ठीक है ना। तो जन भागीदारी जहाँ होता है, जहाँ मास मूवमेंट होती है, वहाँ पे हिंसा का कोई जगह नहीं होता। उस अगर हिंसा होती है, आप देखो ना, आप सभी ने असहयोग आंदोलन में देखो चौरी चौरा में क्या हुआ, पुलिस ने फायरिंग की, इधर से थाने में आग लगा दिया गया, दोनों तरफ से जान माल की हानि हुई है। फाइनली गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा इस हिंसा के कारण से। तो कोई भी मास मूवमेंट अगर चलाना हो, बहुत बड़ा जन आंदोलन हो, तो वहाँ पे हमारी कोशिश होनी चाहिए, अगर उस आंदोलन को सफल बनाना है तो हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी की यही थी, इस जन भागीदारी में हिंसा की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। अगर आप करोगे तो साम्राज्यवादी ताकतें यही चाहते थे, अर्थात आपके आंदोलन को अवैध घोषित करके इन्हें दबा देते, और अंग्रेज यही चाहती थी। दूसरी तरफ अगर गोलियां चलेगी तो लाखों और सैकड़ों की संख्या में, लाखों के भीड़ में से सैकड़ों की लोग मारे जाएंगे, ये हानि होती लोगों की। तो ये था आपका असहयोग में जन भागीदारी की भूमिका। दूसरी बात यह है कि अब महिलाओं की बात करते हैं। तो महिलाओं की भागीदारी थी, अगर आप खुद सोचो, आधी आबादी तो महिलाओं की है। अगर वही आपके आंदोलन से अलग रहे तो आप आधी आबादी से ही तो लड़ोगे, और महिलाएं तो घर संभालती है, तो उनकी जिम्मेदारी गांधी जी समझते थे, वो परिवार की जिम्मेदारी को ज़्यादा लेके चलते हैं, वो ज़्यादा, क्योंकि चूल्हा चौखट वही चलाती है। तो उनको मालूम है कि अंग्रेज के यहाँ रहने से महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार कितना है। तो गांधी जी ने महिलाओं को भी शामिल किया। ठीक है। और ऐसे कंडीशन में अगर महिलाएं उस आंदोलन में होती, गोली चलता, तो महिलाएं मारी जाती। इस केस में, ऐसे परिस्थितियों में उनके परिवार के मुखिया उनको घर से बाहर नहीं जाने देते। दूसरी तरफ जन असहयोग में मैंने आपको जन भागीदारी समझा दिया। दूसरा, महिलाओं की भूमिका, इसलिए अहिंसक होना चाहिए, महिलाएं उसमें शामिल है। तीसरा, इस अहिंसा की अवधारणा से हमने पश्चिमी साम्राज्यवाद के साथ साथ मनोवैज्ञानिक समानता हमने स्थापित कर ली। हम निहत्थी भीड़ थे। अब ये सोचिए, जो साम्राज्यवाद, जो इतनी तकनीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ चुका है, उसके पास कितनी तकनीक होगी, कितने चीज़ों से रक्षित होगा, उसको एक हराना क्या आपको आसान काम लगता है क्या? जहाँ आपके पास उस तरह का प्रौद्योगिकी नहीं है, उस तरह के हथियार नहीं है, ऐसे में आप किस चीज़ से हराओगे? तो अंग्रेजों ने, साम्राज्यवादियों ने जिस विचारधारा से हमें गुलाम बना रखा था, उसी विचारधारा को उसके विचारधारा से ही मारना था। तो गांधी जी ने एक मनोवैज्ञानिक समानता स्थापित कर ली इस असहयोग आंदोलन को अपना के, जो अहिंसक था, अहिंसा की अवधारणा की वजह से। ठीक है ना। तो ये था। तो मैंने यहाँ पे महिलाओं की जो भागीदारी थी इस अहिंसक आंदोलन में, उसको लिख दिया है कि महिलाओं की भागीदारी के अनुकूल था। क्योंकि देखो, आप 20वीं शताब्दी में जहाँ महिलाओं को घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, उन्हें गांधी के इतने बड़े जन आंदोलन में अगर हिंसा होता तो उनके परिवार के मुखिया उनको घर के दहलीज से बाहर नहीं जाने देते, और ऐसे में आधी आबादी आंदोलन से अलग हो जाती। ठीक है। दूसरी कि मनोवैज्ञानिक समानता उन्हें कैसे स्थापित कर ली। आप यहाँ पे देखो कि मनोवैज्ञानिक समानता स्थापित हुई। आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लक्षित था वो ब्रिटिश साम्राज्य, जो हर तरह के दमन को दबाने के उत्सुक रहता था। ऐसे में इनके साथ हिंसक होना कहीं से भी वाजिब नहीं था। मैं इसी में समझाने के लिए आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा, गांधी को हिंसा में कोई विश्वास नहीं था। ऐसे में निहत्थे भीड़ पर लाठी, गोली, बम बरसाते तो अगर ब्रिटिश साम्राज्यवादी इस निहत्थे भीड़ पर लाठी, गोली, बम बरसाते तो क्या होता है कि ब्रिटिश को विश्व पटल पे जवाब देना होता और उनकी थू होती। इस कारण से ब्रिटिश को हिंसात्मक रवैया अपनाना मुश्किल हो गया। ऐसे में उनके समक्ष मनोवैज्ञानिक समानता स्थापित करने में गांधी जी सफल रहे। ठीक है ना। ये आपकी रही अहिंसा की नीति। तो मैंने अहिंसा की नीति में जन भागीदारी, दूसरा महिलाओं की भागीदारी, और तीसरा हमने कैसे
ब्रिटिश साम्राज्य के साथ समानता स्थापित कर ली, यानी मनोवैज्ञानिक समानता स्थापित कर ली। ठीक है। दूसरा है सत्याग्रह। देखिए सत्याग्रह में मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल एक शांतिपूर्ण पद्धति था। तो लोग अब तक के जो भारतीय जो लोग देख रहे थे, कहीं ना कहीं उग्रवादी मार्क्सवादी का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंसात्मक था। लेकिन गांधी जी ने जब सत्याग्रह शुरू किया तो उनकी तो पद्धति, एक सिद्धांत है कि अहिंसा, उसको यहाँ भी लागू किए थे, शांतिपूर्ण तरीके से चलना था। तो ये जनमानस के लिए एक आकर्षण बहुत लोगों को भा रहा था। इसमें क्या है, ऐसे कंडीशन में परिवार के जो लोग हैं अपने फैमिली को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की परमिशन देते थे। तो ये आकर्षण का विषय था कि मैक्सिमम लोग, मास मूवमेंट इस आंदोलन से जुड़ गया, मास जो लोग हैं इस आंदोलन से जुड़ गए। तो उनके लिए एक रोचक ये था, सत्याग्रह की जो पद्धति थी गांधी जी की, ये काफ़ी रोचक लोगों को लगती थी। इसमें क्या होता था कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आराम से वैष्णो जन तेने कहिए पीर पराई जाने रहे, इस तरह के धुन गाए जाते थे। आराम से लोग आनंद ले रहे हैं, बैठे हुए हैं और अंग्रेजों की चिंताएं बढ़ा रहे थे। ठीक है ना। तो इसमें हिंसा का तो कोई सवाल ही नहीं था ऐसे में। तो इसी को मैं आपको यहाँ पे सत्याग्रह को यहाँ मैंने लिख दिया है कि सत्याग्रह में राजनीतिक प्रतिरोध की शांतिपूर्ण पद्धति जनमानस के लिए आकर्षण का विषय था। गांधी के सत्याग्रह में किसी भी तरह की हिंसा की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए इसमें जन आकर्षण ज़्यादा था। भूख हड़ताल अहिंसा के रूप में विरोध जताने का एक नया तरीका था। ठीक है ना। यह भारतीय परंपरा में पहले से विद्वान थी, बुद्धा और महावीर के समय से ही, जिसका बुद्धा और महावीर जैसे महापुरुषों ने अपनाया था। ठीक है। अब चलते हैं स्वराज। देखिए स्वराज की अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। गांधी जी जो स्वराज की बात कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त के अग्रिम लीडर तो समझ ही नहीं पा रहे थे। आम जनता की तो बात ही छोड़ दो। इवन कि जिन्ना है, सुभाष चंद्र बोस है, ये लोग गांधी जी से पूछे, गांधी जी समझाने की कोशिश की और समझ नहीं पाए। सुभाष चंद्र ने तो कहा था कि ठीक है, मैं आपके नॉन कोऑपरेशन में जो स्वराज की बात आप कर रहे हो समझ तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपका साथ दे रहा हूँ। तो लेकिन गांधी जी के नज़र में स्वराज जो था वो क्या था, एक नैतिक स्वतंत्रता की बात करता है। वो कहते हैं कि पहले हमको नैतिक रूप से स्वतंत्र होना है, यानी कि हम पे जो है पश्चिमी साम्राज्यवादी जो संस्कृति है वो हावी है, पहले उस पे अंकुश लगाना है। उसके लिए हमको अपने अंदर से क्रोध, लोभ, काम, अहिंसा, इन सबको और मानवीय दुर्गुण जो है इन सब से हमको मुक्त होना पड़ेगा। अपने मन को साफ करना करेगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल की बात करते थे, उसी को गांधी जी कहते हैं नैतिक स्वतंत्रता। यानी किसी को भी हम क्रोध, लोभ और प्रतिकार नहीं करेंगे। हम अपने अंदर अगर बदलाव ले के आ गए, हम यहाँ पर अपने उत्पादन के तरीके को, उपभोग के तरीकों, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, अगर हम बदल लें तो फिर अंग्रेज का तो यहाँ कोई जगह नहीं है ना, उनको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो उसी पे था ये गांधी जी का स्वराज कि हमको क्या चाहिए। गांधी जी कहते थे हमको नैतिक स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। जैसे किसान, उनको लगता था गांधी जी ने स्वराज कह दिया, नहीं, उनको स्वतंत्रता लगता था। नेताओं को स्वतंत्रता लगता था, उद्योगपति मिडिल क्लास को स्वतंत्रता, उनको लगता था किसान है, उद्योगपति है, मिडिल क्लास, वो कहते थे कि अब हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नमक बनाने पे 16 या 18% टैक्स था, उससे हम बच जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह की बहुत सारी बातें थी। उद्योगपति टैक्स से बचने के लिए, रेवेन्यू देने से बच जाएंगे, उसके लिए वो स्वतंत्रता उस मायने में थी वो स्वराज। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको आप देख लेंगे कि स्वराज की अवधारणा अस्पष्ट होने के कारण विभिन्न वर्गों ने उसकी व्याख्या अलग अलग से की थी। लेकिन गांधी जी के लिए क्या स्वराज का मतलब था, यहाँ देखो, नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम अंग्रेज, ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, हम पश्चिमी साम्राज्यवाद जो है
उसके पैरों तले रौंदे जा रहे हैं, यानी पश्चिमी संस्कृति जो है हम पे हावी है, उससे मुक्ति की बात करते थे गांधी जी। पश्चिमी संस्कृति के से मुक्ति की बात करते, अगर उससे हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर तो अंग्रेज यहाँ रहेंगे, उनका बाजार ही खत्म हो जाएगा, उनके उत्पादों को खरीदेगा कौन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब था नैतिक स्वतंत्रता। अगर हमें नैतिक स्वतंत्रता मिल भी गया और राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं भी मिला तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नैतिक स्वतंत्रता से मतलब है कि हमको अपने अंदर का क्रोध, जो मैं बोलता हूँ ना, एक्चुअली मैं वो लिखता हूँ, ठीक है ना, काम, क्रोध, अहंकार जैसी बुराइयों को अपने अंदर से मिटा देना है। अगर इस तरह से अगर हम अपने आत्मा की सफाई कर लें तो हमारे लिए सबसे बड़ी स्वतंत्रता होगी। बड़े से बड़े नेता या आम जनता हो, इनके स्वराज को नहीं समझ पाए, वो अपने सुविधा के अनुसार इसका मतलब निकालते रहे। किसान हो, उद्योगपति, ये सब टैक्स से स्वतंत्रता, राजनेता राजनीतिक स्वतंत्रता की बात समझ रहे थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्लास कोलैबोरेशन, ठीक है ना, वर्ग समन्वयवाद। चलिए अब देखते हैं वर्ग समन्वयवाद। देखो, वर्ग समन्वयवाद में एक जो गांधी जी की अवधारणा थी ना, एक हमें संयुक्त मोर्चा बनाना है, ठीक है ना, लोग टुकड़ों में नहीं रहे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए गांधी जी ने वर्ग समन्वयवाद का कॉन्सेप्ट लाया। मैंने कहा एक प्लेटफॉर्म पे जनमानस को, भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, इसके लिए गांधी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है वर्ग समन्वयवाद का, ठीक है ना। अब इस वर्ग समन्वयवाद का तो उद्देश्य ये था कि एक संयुक्त मोर्चा बनाना है। अब इस संयुक्त मोर्चा को बनाने के लिए गांधी जी, फिर से मैं एक बार यहाँ पे कहता हूँ, गांधी जी ने वही ट्रस्टीशिप को लागू किया था, का सिद्धांत दिया था। उसमें क्या था वर्ग ट्रस्टीशिप में, कि लोगों के बीच में उसकी क्षमताओं में, प्रतिभाओं में अंतर होता है। कुछ लोग जो अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, उनके बनिस्बत बाकी लोग उतने प्रतिभाशाली नहीं होते। जो अधिक प्रतिभाशाली होते हैं वो उत्पादन ज़्यादा करता है, उसके पास अर्थ का यानी वेल्थ का संग्रह ज़्यादा होता है, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास धन होता है, वेल्थ होता है। तो वो उस वेल्थ को समाज का एक ट्रस्टी मान करके उस वेल्थ को वो धारण करे, और जब भी समाज को, राष्ट्र को जरूरत पड़े तो वो समाज पे, राष्ट्र पे खर्च कर दे। तो इससे क्या फ़ायदा ये हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखो, जो कैपिटलिस्ट थे वो भी, और जो उनके वर्कर्स थे वो भी एक समान हो गए। दूसरा कि यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों एक मंच पे आ गए। तीसरा, मान लो कि कोई लैंडलॉर्ड है, किसी जमींदार है, तो जमींदार भी और उसका किसान भी सब आपस में एक बराबर हो गए। और ऐसे में जब बंधुत्व की भावना आएगी तो एक संयुक्त मोर्चा का गठन होगा या नहीं होगा? जाहिर सी बात होगा ना। अगर समानता आ जाएगी, अपने अंदर से क्रोध, काम, अहिंसा, इक्वलिटी, फर्टर्निटी की जब भावना अंदर से आ जाएगी तो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आ जाएंगे तो वर्ग समन्वयवाद यानी संयुक्त मोर्चा का गठन हो जाएगा, वर्ग समन्वयवाद का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो मैंने उसी को यहाँ पे लिखा है, आप एक बार इसको देखिए कि मैंने क्या लिखा है। सॉरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके माध्यम से इसके राष्ट्रीय आंदोलन में संयुक्त मोर्चा का गठन हो सका, ठीक है, और हुआ। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, जो अभी आपको मैंने समझाया है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था गांधी जी ने। और इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में प्रतिभा में अंतर होता है, जिसमें जितना प्रतिभा होती है वो उतना ही अधिक उत्पादन करेगा, उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा अर्थ होगा। उसके पास जो अतिरिक्त धन है उस धन को एक समाज का प्रॉपर्टी माने और जरूरत पड़ने पे खर्च करे। इन अवधारणाओं को गांधी जी के आंदोलन में इस अवधारणा से गांधी जी के आंदोलन में जो धनी व्यापारी हैं, पूंजीपति वर्ग है से लेकर आम जनता तक
परिवार के मेल सदस्य हो या फीमेल सदस्य हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण हुआ। इसी को हम कहते हैं वर्ग समन्वयवाद, ठीक है। और दूसरा ये था, यही सब सिद्धांत गांधी को करिश्माई बनाता है, यही उनको एक सफल राजनेता बनाता है, ठीक है ना। तो ये गुण की हम बात कर रहे थे। और अगला ये है कि गांधी जी ने कैसे पश्चिमी आधुनिकता की अवधारणा का खंडन किया, उसको हम देखते हैं। चलिए, तो एक था कि वर्ग समन्वयवाद तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, एक चीज़ और लिख देता हूँ, यहीं पे ऊपर में मैं लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ कि गांधी जी ने पश्चिमी आधुनिकीकरण का विरोध किया, ठीक है। उसका जो इन सभी का विरोध किया और कहा कि ये सब जो है ना भारत को कंगाल बना रखे हैं, ठीक है। तो पश्चिमी आधुनिकीकरण का उन्होंने आलोचना की है। अब आगे चलते हैं। ये तो अभी तक आपने देखा कि गांधी जी के आइडियोलॉजी क्या थे, ठीक है। अब गांधी जी के जीवन में जो व्यवहार था, कुछ व्यवहार से भी उन्होंने अपने इस आंदोलन पे असर डाला है। तो एक एक करके कुछ ऐसे उनके व्यवहार हैं जिनको हम देखते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से हमने समझाया है वो बिल्कुल लाइनों में है, आप देखते ही समझ जाएंगे। इनके जो व्यवहार थे वो राजनीतिक लामबंदी के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। पहला एक व्यवहार उनका देखिए क्या था। वो जो एक्चुअली वो थे, जिस परिवार में पैदा हुए वो तो ठीक ठाक थे, कोई बहुत माली हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन ठीक। लेकिन वो क्या क्या वेस्टर्न एजुकेशन लिए थे, वहाँ इंग्लैंड गए थे, ब्रिटानिया गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ से वकालत की थी। तो वो सूट बूट टाई वाला गांधी। अब जब भारत आते हैं तो भारतीय लोगों का जब पहनावा लिबास देखते हैं तो उनको महसूस होने लगा कि नहीं, हमें भी ऐसे ही जीना होगा, हमें इनसे कनेक्ट होने का एक अपना नज़रिया बदलना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने आम लोगों की तरह लिबास धारण किया। जब वो लोगों के बीच में उस लिबास में गए तो लोगों को यह महसूस होने लगा कि वह दूसरे बड़े लीडरों की तरह नहीं है, जैसे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी जैसे इतने बड़े, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे इतने बड़े बड़े लीडर थे ना, कि उस वक्त जब वो एक ट्रेन में भी चलते थे ना तो एक उनके लिए अलग कंपार्टमेंट बुक हुआ करता था। लेकिन गांधी जी बिल्कुल ट्रेन के 3rd क्लास बॉगी में सफ़र करते हैं, आम जन की तरह लिबास धारण किया उन्होंने। तो लोगों ने उससे अपना जुड़ाव महसूस होने लगा और उनको लगा कि ये मेरे बीच का है, ठीक है ना। तो इनके लिबास का, इनके पहनावे का ये असर हुआ, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में रहते और काफ़ी विलासितापूर्ण जीवन जीते थे ये लोग। और दूसरी तरफ उनका किसानों से, महिलाओं से, न ही आम लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं होता था, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ उनके कथनी और करनी में फ़र्क होता था। और गांधी जी का इन राष्ट्रवादी नेताओं के विपरीत व्यवहार था। गांधी जी ने आया, जैसे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी के जो पहनावे थे या गांधी जी का खुद का पहनावा जो था उसको बदला। पहले ये बदला, आम लोगों से कनेक्ट किए, किसान हो, महिला हो, इन सारे समाज के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की। लोगों को विश्वास होने लगा कि ये मेरे बीच का है। पहली बात ये। जब वो लोगों के बीच में, दूसरा उनका बिहेवियर क्या था कि उन्होंने जब वो लोगों के बीच में जाते, लोगों को संबोधन करते तो रामचरितमानस का आख्यान करते, किसी श्लोक को उठा लेते, उसका उद्धरण करते, उस पर विचार करते, उस संबोधन में राम राज्य की बात करते, ठीक है। इस तरह से उनकी ये सारी विचारधारा थी। तीसरा आगे हम देखते हैं कि गांधी जी ने जन सम्मान की पद्धति को अपनाया, यानी वो भी एक जनरल लोगों की तरह ट्रेन में 3rd क्लास में सफ़र करते थे, ठीक है। 3rd क्लास में सफ़र किया करते थे।
आगे देखते हैं रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम। समान लोगों की तरह जीने लगे, ट्रेन की 3rd क्लास में वो सफ़र करने लगे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे जो सरीखे नेता थे एक अलग स्पेशल कंपार्टमेंट में सफ़र करते थे उस वक्त। गांधी जी की इस सादगी को देख करके गांधी जी को जन सामान्य ने अपने बीच का मान लिया, अपने तरह पाया। तो उससे क्या होता है कि लोगों की कनेक्टिविटी, लोग का जुड़ाव बढ़ जाता है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है लोगों का। चौथा, उन्होंने आम जन की तरह उनका बिहेवियर कैसा था, उन्होंने एक नया पद्धति है देखी, बिल्कुल नया था। गाँव में ग्रामीण कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस की राजनीति को जुड़ा। रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम, ये बिल्कुल नया है अवधारणा गांधी जी ने दिया। इससे क्या हुई कि कांग्रेस पार्टी जो अभी तक के कुलीन वर्गों का था, शहरों में थी, वो कांग्रेस अब गांव की तरफ चली गई। वो कांग्रेस कहाँ चली गई? गांव में चली गई। अब लोगों का कांग्रेस से जुड़ाव बढ़ गया, कांग्रेस और ताकतवर हो गई। गांधी जी ग्रामीण रचनात्मक कार्यक्रम क्या था गांधी जी का, वो देखते हैं। वो गांव में गए, गांव में रहते, रात वहीं गुजारते, लोगों को ट्रेंड करते, बाकी उनके अनुयायी जो है उनके सिद्धांतों का, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते। जब गांव में जाते तो वो चरखे से सूत की कटाई करते। इससे क्या हुआ? आमदनी में इजाफा हुआ, आमदनी बढ़ी, महिलाओं के हाथ में पैसा आ गया, सड़कों की सफाई, वातावरण अच्छा हुआ। सुबह सुबह वो प्रभात फेरी लगाते थे, है ना। लोग 10 लोग 5 लोग एक साथ निकलते थे, कुछ धार्मिक बातें करते हुए, गुनगुनाते हुए लोग चलते थे। एक बड़ी अच्छा वातावरण गांव समाज का हो जाता था जब जहाँ भी गांधी जी जाते और इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम चलाते। और पंचायतों में ग्राम पंचायत के गठन की बात की उन्होंने, और किया भी। छुआछूत उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करते हैं। अगर अनटचेबिलिटी ख़त्म होगी तभी तो समानता आएगा ना। अब समानता आएगा तो जाहिर सी बात है कि वर्ग समन्वय की नीति फले फूलेगी और हम एक मंच पे आ जाएंगे। तो उन्होंने छुआछूत उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया। इससे क्या होता है कि बंधुता की भावना आई, शत्रुता कम होने लगा लोगों के बीच में, सूत कटाई से लोगों के इनकम में बढ़ोतरी हुई आदि। अछूतोद्धार कार्यक्रम के माध्यम से निम्न वर्ग को कांग्रेस से जोड़ा और किसी के लिए भावनात्मक था तो किसी के लिए रोजी रोटी का सवाल था, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? रचनात्मक कार्यक्रम से लोगों की आमदनी बढ़ी। इस आमदनी से क्या हुआ कि लोग, अब गरीब लोग जो थे बेचारे, उनको तो 2 वक्त की रोटी जो है बड़ी मुश्किल से मिलती थी। अब उसमें चरखे से कटाई करके, सूत की कटाई करके अगर 2-4 रुपया आ जाता था तो जाहिर सी बात है कि उनका एक भावनात्मक लगाव तो हो ही जाएगा ना गांधी के साथ। आगे नमक जैसे मुद्दों को गांधी जी ने उठाया। इसमें क्या था कि नमक पे भी उस जमाने में 18% टैक्स लगता था। तो गरीबों के लिए तो एक भावना का विषय था ना, भावनात्मक था, ठीक है। आगे चलते हैं। अफवाहों का एक दौर भी आया। इसमें देखिए अफवाहों की भूमिका। किसानों का कहना था कि गांधी जी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भेजे गए हैं, जो हमारी समस्याओं को सुनेंगे। तो कुछ किसान यहाँ तक कहते थे कि भगवान के दूत है जो समस्याओं का निराकरण के लिए भेजे गए हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। कुछ लोग कह रहे थे क्राउन के द्वारा भेजे गए हैं, ये समस्याओं को सुनेंगे, वहाँ जाके हमारी समस्या बताएंगे, इन समस्याओं का वो समाधान करेगा। और कुछ किसानों का कहना था कि ये दूत है भगवान के जो हमारे समस्याओं के निराकरण के लिए भेजा गया है, ठीक है। इस तरह के अफवाहों के दौर चले हैं गांधी जी के बारे में। तो ये थे गांधी जी के बिहेवियर थे जो मैंने आपको बताया। इन बिहेवियर के बाद हम बात करते हैं गांधी जी की सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में क्या भूमिका थी या क्या सक्रियता थी। अगर हम शुरू के कुछ आंदोलनों को देखें, जैसे कि 1920 तक गांधी ने 3 क्षेत्रीय स्तर के जन आंदोलनों में भाग लिया, ठीक है। 1920 तक गांधी जी ने 3 क्षेत्रीय स्तर के आंदोलनों में भाग लिया। आपको तो पता ही है, एक तो पहला आपको चंपारण वाला हो गया,
दूसरा खेड़ा का हो गया, खेड़ा, और तीसरा अहमदाबाद वाला मिल, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये वाला जो तीन इन आंदोलनों में गांधी जी ने भाग लिया। इसका परिणाम देखिए क्या निकला। अब इम्पोर्टेंट ये है इसका परिणाम, ठीक है, भाग तो लिया, तीनों में ही सत्याग्रह, अहिंसा को अपनाया गांधी जी, ठीक है। भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह का प्रयोग हुआ। दूसरा, कांग्रेस की सीमाएं स्पष्ट हो गई। अब तक के कांग्रेस एक खास दायरे में सिमटी हुई थी, लेकिन गांधी जी जब आते हैं तो कांग्रेस को गांव ग्रामीण इलाके तक लेके जाते हैं, आम लोगों को जोड़ते हैं, महिलाओं को जोड़ते हैं, बुजुर्गों को जोड़ते हैं, उद्योगपतियों को जोड़ते हैं, समाज के हर वर्ग पे काम करते हैं। और उस वक्त कांग्रेस एक काफ़ी मजबूत हो गया गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी ने जब राजनीति में आए तो, और क्षेत्रीय स्तर पे जब उतरे थे तो पहला तो ये हुआ कि सत्याग्रह का प्रयोग सफल हो गया, वो चंपारण में भी, खेड़ा अहमदाबाद में, ठीक है। और सत्याग्रह का तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया। दूसरा ये फायदा हुआ कि कांग्रेस की सीमाएं स्पष्ट हो गई, ठीक है। तीसरा ये हुआ नेतृत्व एवं जन सामान्य के बीच अपने प्रति विश्वास। और चौथा, गांधी को एक समर्थक नेताओं का समूह प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ नेता एवं जन सामान्य के बीच जो है संपर्क स्थापित हुआ, दोनों में विश्वास। गांधी जी के कथनी और करनी में दोनों बराबर था, बाकी के कथनी और करनी में समानता नहीं थी, इसलिए जन सामान्य उनसे जुड़ नहीं पा रहे थे। जन सामान्य का बिहेवियर, उनकी आइडियोलॉजी वैसी नहीं थी, लेकिन गांधी जी की आइडियोलॉजी हो, बिहेवियर हो, उनका जन सामान्य की तरह था। इसलिए नेता और जन सामान्य के बीच एक विश्वास पैदा हो गया। और गांधी जी जहाँ जहाँ भी गए, एक वहाँ लोकल लीडर, जैसे बिहार में जाए तो मजलूल हक, राजेंद्र प्रसाद, इस तरह के, खेड़ा अहमदाबाद में जाए इंदुलाल याग्निक जो थे वो जुड़ गए इनसे, तो एक समर्थक नेताओं का समूह इनके साथ जुड़ गए। ये परिणाम हुआ। तो चार परिणाम निकले। इन तीन क्षेत्रीय जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलनों में जो गांधी जी ने भाग लिया, इसके परिणाम मैंने गिनाया। एक सत्याग्रह का सफल परीक्षण हो गया कि हाँ भाई, सत्याग्रह एक सक्सेसफुल वीपन है। दूसरा, कांग्रेस फैली, कांग्रेस की सीमाएं स्पष्ट हुई। तीसरा, नेतृत्व और जन सामान्य के बीच एक विश्वास पैदा हुआ और गांधी जी को एक समर्थक वर्ग मिल गया। अब बात करते हैं यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह में क्या होता है। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन जो पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। इससे पहले अखिल भारतीय पे कोई आंदोलन नहीं चला पाए थे, क्योंकि ऐसा कोई लीडरशिप हमारे पास नहीं था जो नेतृत्व कर सके राष्ट्रीय स्तर पर। वो करिश्मा सिर्फ और सिर्फ गांधी जी में था उसमें, ठीक है। पहले वर्ल्ड वार के बाद गांधी की उम्मीदों को झटका लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे जब वर्ल्ड वार चल रहा था। उस वक्त गांधी जी ने अंग्रेजों का, ब्रिटिश का सपोर्ट किया था, धन से भी लोगों को आर्मी में, सेना में भर्ती होने के लिए भी आग्रह किया था। सोना चांदी जिसके पास हो वो दो, क्योंकि वो एक अलग शक्ति से लड़ रहा है, ठीक है। तो गांधी जी ने तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनका साथ दिया था, ठीक है। लेकिन गांधी जी को उस वर्ल्ड वार के बाद एक झटका लगा और एक नया काला कानून आया। वो झटका कैसे लगा? एक नया काला कानून आया जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं, जिसमें कहा गया था कि बिना वकील, बिना दलील के भारतीयों को जेल में डालने की पूरी साजिश थी, जिसमें गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को वापस ले लिए। तो ये जो रॉलेट एक्ट आया था उसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन निकाल दिया था, ठीक है। लेकिन इस सत्याग्रह को जलियांवाला बाग जब हुआ, 13 अप्रैल को हुआ है, ठीक है, 13 अप्रैल को जब हुआ, उसके बाद इस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को वापस ले लिया, ठीक है। एक तो वो था रॉलेट सत्याग्रह। दूसरा यहाँ पे देखिए, गांधी जी खिलाफत और असहयोग आंदोलन को दोनों का सपोर्ट किया। जो खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट चला रहे थे, गांधी जी ने वहाँ भी इनका समर्थन कर दिया, ठीक है, समर्थन कर दिया। और कांग्रेस को कहा कि तुम असहयोग आंदोलन चलाओ, और खिलाफत को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया, ठीक है। और कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस भी इस खिलाफत में सपोर्ट करती है। देखिए कैसे हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, उस वार में एक
तरफ ब्रिटिश और उसकी ग्रुप थी, ठीक है। दूसरी तरफ उधर जर्मनी लड़ रहा था, एक उसका अपना ग्रुप था। इस जर्मनी ग्रुप में टर्की था और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार होती है और ये ब्रिटिश जीतता है। तो जाहिर सी बात है इस जर्मनी का साथ दे रहा था टर्की, तो इस हार के बाद इस टर्की को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना, वो खामियाजा क्या था, उसका गांधी जी ने कैसे फायदा उठाया, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी का साथ दे रहा था टर्की। इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई तो इसका खामियाजा तुर्की को भी भुगतना पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्यवादी ने तुर्की के खलीफा का जो परंपरा था, एक ओहदा था खलीफा का परंपरा, उस परंपरा को खत्म कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। खलीफा के इस पद को दोबारा स्थापित करने के लिए मुस्लिम लीग यहाँ से बाहर से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से वार्ता के लिए की, परंतु उससे निराशा हाथ लगी। उन्होंने बात माना नहीं, बोला कि ठीक है पेरिस समझौता होने वाला, मैं इस बात को आगे देखूंगा। तो खैर वहाँ से वो मुस्लिम लीग खाली हाथ आया। गांधी जी ने इसका फायदा उठाया, गांधी जी ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर दिया, यानी उस आंदोलन में जो मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार के सामने जो विरोध जता रही थी उसमें कांग्रेस को भी शामिल कर दिया, ठीक है। और मुस्लिम लीग भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई। जाहिर सी बात है हो जाएगी, जब आपका साथ देगा तो ये भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इस तरह से 1920 में असहयोग आंदोलन में दोनों एक साथ हो गए, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे पहला तो ये रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बताया, दूसरा आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन कैसे गांधी जी ने दोनों को चलाया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जो के खिलाफ जो सत्याग्रह चल रहा था उसको कैसे वापस लिया, क्यों लिया, वो मैंने बता दिया। जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इन दोनों को एक साथ गांधी जी कैसे लाए वो मैंने आपको बता दिया। ये सारी गांधी जी की व्यवहार में था, गांधी जी की ये पॉलिसी थी। इस आइडियोलॉजी को, उनके बिहेवियर को एक अलग ही करिश्माई नेता बनाता है, एक राजनेता बनाता है। इसकी चर्चा अभी तक हम किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम उनका कुछ आलोचना होगा, किन बातों पर होगा, हम उसको अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं सोचा था इसी में करने के लिए, बट लॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी ऑनलाइन है, यूट्यूब पे बच्चे ज़्यादा वक्त देते नहीं हैं, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट है तो वो तो जाहिर सी बात है एक अच्छा मटेरियल चाहिए, वो लेंगे, फिर आगे अपनी फर्दर स्टडी करेंगे। तो मैं अगले क्लास में इसको, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है, जो उनके प्रतिरोधी, जो उनका आलोचना किए, उन आलोचनाओं की कमियां और गांधी जी की प्रासंगिकता, इनकी चर्चा करूंगा और बाकी आपको प्रश्न करा दूंगा कल। उसके बाद गांधी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।